गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। 9:50 हो चुके हैं जी। क्लास एब्सोल्युटली लाइव नाउ। सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर मौजूद हो जाइए। आज है 3 फरवरी 2022। ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। और मुझे जल्दी से बता दीजिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसी के आगे से हमें कंटिन्यू करना है। जहाँ तक मुझे याद है, हम लोगों ने शुरुआत की थी पढ़ने की मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। और मेडिवल इंडिया में हम इस्लाम के बारे में और भारत पर होने वाले सबसे पहले सफल मुस्लिम आक्रमण के बारे में बात कर चुके थे, जो अरब से हुआ था और जो किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसके बाद आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 11th और 12th सेंचुरी में भारत पर दो टर्किश इन्वेजन हुए, दो तुर्क आक्रमण हुए, जिसके तहत दो तुर्क आक्रमणकारी भारत में आए। सबसे पहले महमूद गजनवी और फिर दूसरा आया मोहम्मद गौरी। तो हम उन्हीं के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, जिसके तहत हम बात करेंगे अबाउट, हेडिंग डालिए, टर्किश इन्वेजन्स। टर्किश इन्वेजन्स, या हिंदी में आप लिख सकते हैं तुर्क आक्रमण। हेडिंग डाल लीजिए, टर्किश इन्वेजन्स या तुर्क आक्रमण। टर्किश इन्वेडर्स में या तुर्क आक्रमणकारियों में हम दो लोगों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, महमूद ऑफ गजनी। भाई आप जानते हैं अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, उसी गजनी से आया था कौन? महमूद। क्योंकि गजनी से आया था इसीलिए इसको महमूद ऑफ गजनी कहा जाता है या महमूद गजनवी कहा जाता है। ये वही आदमी है जिसने लूटपाट करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान में आना शुरू किया था, और इसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए। महमूद गजनवी। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से लेकर 1027। महमूद गजनवी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अफगानिस्तान में एक जगह है जो कहलाती है गजनी। इसी गजनी में एक वंश चला करता था जो कहलाता था गजनी वंश, या ध्यान रखेंगे इसे यामिनी वंश भी कहा जाता था। गजनी वंश या यामिनी वंश की स्थापना, द फाउंडर ऑफ दैट डायनेस्टी वॉज अल्लप्तगीन। गजनी साम्राज्य या यामिनी साम्राज्य की स्थापना अल्लप्तगीन नामक शासक के द्वारा की गई थी। इस अल्लप्तगीन का उत्तराधिकारी इसी का एक गुलाम हुआ, जो इसका दामाद भी हुआ करता था। इसका नाम था सुबुक्तगीन। और ध्यान रखेंगे, इसी सुबुक्तगीन का पुत्र, बेटा,
हुआ महमूद गजनवी? अफगानिस्तान में जगह का नाम है गजनी, जहां पर गजनी वंश या यामनी वंश चला करता था, जिसकी स्थापना अलप्तगीन के द्वारा की गई थी। अलप्तगीन का ही एक गुलाम और दामाद था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। अलप्तगीन के बाद वही उसका उत्तराधिकारी बना। इसी सुबुक्तगीन का पुत्र हुआ महमूद ऑफ गजनी। सुबुक्तगीन की मृत्यु 997 ईस्वी में हुई, और ध्यान रखेंगे 997 ईस्वी में ही महमूद गजनवी गजनी वंश या यामनी वंश के सिंहासन पर बैठा, और इसने डिसाइड किया कि ये हिंदुस्तान पर हर साल एक आक्रमण करेगा, और बार बार हिंदुस्तान में आक्रमण करने का जो इसका उद्देश्य था, जो इसका पर्पस था, ध्यान रखेंगे ये दो उद्देश्य लेकर ही हिंदुस्तान में आया करता था और यहां पर आक्रमण किया करता था। सबसे पहला, हिंदुस्तान से लूट, भाई यहां से गोल्ड या स्वर्ण लूटना ही इसका उद्देश्य हुआ करता था। और दूसरा उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार, इस्लाम धर्म का प्रचार, और भारत से मूर्ति पूजा को नष्ट करना, टू डिस्ट्रॉय स्टैचू वर्शिप फ्रॉम इंडिया। हिंदुस्तान में बार बार धन और सोना लूटने के उद्देश्य से ही आया करता था। और ध्यान रखेंगे इस्लाम का प्रचार करना और भारत से मूर्ति पूजा को खंडित करना इसका दूसरा उद्देश्य था। और स्वाभाविक सी बात है कि भाई मध्यकाल में यदि हम बात करें तो ज्यादातर लोग अपनी धन संपत्ति और अपना सोना कहाँ रखा करते थे? मंदिरों में ही रखा करते थे। इसलिए इसका मेन टारगेट ही क्या हुआ करते थे? मंदिर हुआ करते थे, क्योंकि मंदिर से ही ये भारी मात्रा में धन लूट लिया करता था और वहां पर मंदिरों को और मंदिरों के अंदर मूर्तियों को नष्ट करके ये वापस लौटा करता था। लिखेंगे 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक ही इन्वेडेड 17 टाइम्स। इसके द्वारा 17 आक्रमण किए गए। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इसके द्वारा हिंदुस्तान में 17 आक्रमण किए गए, जिसमें महमूद गजनवी का फर्स्ट अटैक, प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ इन पेशावर, पेशावर में। आप सब जानते होंगे भाई पेशावर वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है पेशावर, और उस समय हिंदुस्तान की सीमा ही कहां से शुरू हुआ करती थी? पेशावर से शुरू हुआ करती थी, जहां पर हिंदू शाही वंश चल रहा था। काबुल घाटी में ही एक हिंदू शाही डायनेस्टी, एक हिंदू शाही वंश चल रहा था, जिसमें शासक रूल कर रहा था। भाई उस समय वहां का रूलर था जयपाल। और ये जो जयपाल था, ध्यान रखेंगे ये हिंदू शाही डायनेस्टी या हिंदू शाही वंश का शासक हुआ करता था। महमूद गजनवी ने अपना सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में जयपाल के खिलाफ पेशावर में किया, लेकिन ये आक्रमण अनिर्धारित रहा, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अगले ही साल 1001 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ वहिंद, जिसे कहा जाता है वहिंद का युद्ध। और ध्यान रखेंगे वहिंद का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? जयपाल और महमूद गजनवी के बीच। जयपाल और महमूद गजनवी के बीच 1001
एक ईस्वी में लड़ा गया वहिंद का युद्ध, बैटल ऑफ वहिंद। और ध्यान रखेंगे, लिखेंगे इन दिस बैटल महमूद गजनवी डिफीटेड जयपाल। इस युद्ध में महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित किया। इस युद्ध में महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित किया। महमूद गजनवी डिफीटेड जयपाल। महमूद गजनवी से पराजित होकर जयपाल इतना ज्यादा अपमानित हुआ, उसे इतना ज्यादा अपमान महसूस हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। उसने खुद आग में कूदकर आत्महत्या कर ली थी जब महमूद गजनवी के द्वारा उसे पराजित कर दिया गया था। जयपाल मरा, जयपाल ने आत्महत्या कर ली और जयपाल के मरने के बाद हिंदू शाही वंश का अगला शासक जयपाल का ही पुत्र बन गया, जिसका नाम था आनंदपाल। और ध्यान रखेंगे, 1008 ईस्वी में एक और युद्ध हुआ, सेकंड बैटल ऑफ वहिंद। या वहिंद का द्वितीय युद्ध, जो एक बार फिर से महमूद गजनवी और जयपाल के ही पुत्र आनंदपाल के बीच लड़ा गया। जयपाल का ही पुत्र हुआ करता था आनंदपाल। और इस युद्ध में भी महमूद गजनवी डिफीटेड आनंदपाल। लिखेंगे इस युद्ध में भी महमूद गजनवी ने इस युद्ध में भी महमूद गजनवी ने आनंदपाल को पराजित किया। सर मैंने सरहिंद पढ़ा है, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, अब मेरे पास आ गए हो ना, तुम्हारा सही तरीके से इलाज होगा, घबराइए मत। वहिंद के पहले युद्ध में जयपाल को पराजित किया। जयपाल ने आत्महत्या कर ली। 1008 में जयपाल का ही पुत्र महमूद गजनवी से लड़ने गया, जिसमें महमूद गजनवी के द्वारा आनंदपाल को भी पराजित कर दिया गया। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, 1014 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी अटैक्ड स्थानीश्वर महादेव टेम्पल। 1014 ईस्वी में इसने स्थानीश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया। जो कहां पर था? थानेश्वर में, या लिखेंगे थानेसर। आज ये जगह क्या कहलाती है? थानेसर कहलाती है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं थानेसर कहां पर है? हरियाणा में। 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर नामक स्थान में है स्थानीश्वर महादेव मंदिर, स्थानीश्वर महादेव टेम्पल, इसी पर क्या किया? अटैक किया। और जब इसने स्थानीश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया तो मंदिर में लूटपाट करने के बाद इसने मंदिर के ही अंदर रखी, लिख लेंगे, चक्र स्वामी की मूर्ति को नष्ट किया।
इसके द्वारा चक्र स्वामी की मूर्ति नष्ट की गई। चक्र स्वामी जो किसका रूप है? लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की मूर्ति थी जो कहलाती थी चक्र स्वामी। सर मानेसर है अब। अरे भाई साहब, बेटे कौन से ग्रह से उतरे हो पहले तो ये बताओ। सुबह उठ के मुंह धोया था या नहीं धोया था? साहिल पहले ये बताओ भाई। पहले सुबह उठ के ना फ्रेश होके आया करो, है ना। नेचर कॉल आती है ना सुबह सुबह, तो सबसे पहले सुबह उठते ही संडास जाया करो, ठीक है, ताकि पेट के अंदर जितनी भी गंदगी भरी है वो सब बाहर निकल जाए, ठीक है। उसके बाद मुंह धोया करो ठंडे पानी से, ताकि जो थोड़ा बहुत दिमाग के ताले खुले जो बंद हैं वो भी थोड़े से खुल जाएं। उसके बाद ब्रश किया करो, और ब्रश करने के बाद फिर आया करो मेरी क्लास में। एटलीस्ट कम से कम दिमाग तो चले। अभी ना पेन चल रहा है नोटबुक पे, ना दिमाग चल रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा? हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेसर के बारे में, और ये आदमी बताइए गुरुग्राम के मानेसर की बात कर रहा है। वे भाई, अगर हरियाणा से है तो देख, बाल्टी भर के उसमें डूब जा, और अगर हरियाणा के बाहर का है तो आपको माफी दी जा सकती है। फिर आपकी कोई गलती नहीं, गलती उस परवरदिगार की है जिसने आपको बनाया है। 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी जब हिंदुस्तान आया था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसने हरियाणा के स्थानीश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया था, और ध्यान रखेंगे वहीं पर इसके द्वारा चक्र स्वामी की मूर्ति नष्ट की गई थी, विच इज बेसिकली लॉर्ड कृष्णा। लेकिन ध्यान रखेंगे इसके अलावा एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फेमस ही इसका कौन सा आक्रमण माना जाता है जो इसने किया 1025 ईस्वी में? 1025 ईस्वी में हुआ इसका 16वां आक्रमण, इसका 16th अटैक, जो हम सब जानते हैं गुजरात के सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ मंदिर पर हुआ। हम सब जानते हैं भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। उसी सोमनाथ मंदिर गुजरात में महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया। क्योंकि एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये भी याद रखेंगे ये 16वां आक्रमण था, ये भी याद रखेंगे ये 1025 में हुआ था, और आपसे पूछेंगे उस समय गुजरात का शासक कौन था। तो ध्यान रखेंगे उस समय गुजरात में शासन कर रहा था भीम फर्स्ट या भीम प्रथम। उस समय गुजरात में शासन कर रहा था भीम फर्स्ट या भीम प्रथम, जो गुजरात के अनहिलवाड़ के चालुक्य वंश का राजा था। और ध्यान रखेंगे गुजरात में चालुक्य वंश को ही सोलंकी वंश भी कहा जाता है। ये गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश का राजा था जिसका नाम था भीम प्रथम। इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा, उसे नष्ट करवाया, वहां पर इसने अपार संपत्ति, धन और सोना लूटा था। भगवान शिव की ही सोने की मूर्ति थी, वो भी इसने लूटी थी। लेकिन जब ये सारा का सारा धन लूटकर वहां से वापस उत्तर भारत की तरफ आ रहा था, तो हम सब जानते हैं रास्ते में राजस्थान में इसकी भिड़ंत किससे हो गई थी? जाटों से हो गई थी, जिस वजह से वो सोने का दरवाजा जो ये सोमनाथ मंदिर से लूट कर लाया था वो जाटों ने इससे वापस लूट लिया था। और ध्यान रखेंगे इसी और ध्यान रखेंगे इसी का बदला लेने के लिए
महमूद गजनवी के द्वारा अपना अंतिम आक्रमण लास्ट अटैक जो इसने 1027 ईस्वी में किया वो जाटों पर ही किया। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाटों पर हुआ और उसके बाद ये वापस गजनी लौट गया। लेकिन अगला आक्रमण जिससे पहले ये करने के लिए आता 1030 ईस्वी में ही डाइट। लिखेंगे 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। कहां पर? अफगानिस्तान की गजनी में, और वहीं पर इसकी कब्र भी है। ये मारा गया 1030 ईस्वी में गजनी में, इसकी डेथ हुई। सर इसको गजनवी की उपाधि कैसे मिली? अरे मेरे भाई, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप हरियाणवी हो गए, अब ये कोई उपाधि तो नहीं है। यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप बिहारी हो गए। यदि आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं आप लखनवी हो गए। आप बंगाल से बिलोंग करते हैं आप बंगाली हो गए। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं आप मराठी हो गए। भाई ये गजनी से आया तो ये गजनवी हो गया, सिंपल सी बात। ये कोई उपाधि थोड़ी है कि इसको गजनवी की उपाधि किसने दी। लेकिन ध्यान रखेंगे महमूद गजनवी के साथ साथ, महमूद गजनवी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण सवाल इसके लेखकों से भी बनते हैं, इसके राइटर्स से भी बनते हैं। महमूद गजनवी के समकालीन कुछ प्रसिद्ध लेखक हुए, जिसमें सबसे पहला नाम आप याद रखेंगे अल बरूनी का। दो नाम याद रख लीजिए बस, आपके एग्जाम के लिए दो ही बहुत है। सबसे पहला अल बरूनी। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे महमूद गजनवी का वो कौन सा लेखक था? महमूद गजनवी का वो कौन सा लेखक था जो महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान आया था? इसका नाम था अल बरूनी। और ध्यान रखेंगे अल बरूनी की ही द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जो कहलाती है किताब उल हिंद, या इसी को तहकीके हिंद भी कहा जाता है। किताब उल हिंद या तहकीके हिंद जो किसने लिखी है? अल बरूनी ने। और एक, यदि आपसे पूछे इसका कोर्ट राइटर कौन था, मतलब इसका दरबारी लेखक, तो भाई यदि इसका दरबारी लेखक पूछे तो नाम ध्यान रखेंगे फिरदौसी। और फिरदौसी के ही द्वारा लिखी गई शाहनामा। फिरदौसी के द्वारा लिखी गई शाहनामा। किताब उल हिंद और शाहनामा। किताब उल हिंद को अल बरूनी ने लिखा है और शाहनामा को लिखा गया है फिरदौसी ने। इसके अलावा ध्यान रखेंगे महमूद गजनवी भारत में सबसे पहला मुसलमान था हु टुक द टाइटल ऑफ, जिसने उपाधि धारण की थी गाजी की और सुल्तान की। भारत में सबसे पहले गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ही था महमूद गजनवी। इसके अलावा ध्यान रखेंगे महमूद गजनवी को ही बुत शिकन भी कहा जाता है।
बुत शिकन का मतलब है हिंदी में आप कह सकते हैं मूर्ति भंजक, डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचूज। क्योंकि हम सब जानते हैं महमूद गजनवी हिंदुस्तान में मंदिरों को और मूर्तियों को तुड़वाने का काम किया करता था, इसीलिए इसे बुत शिकन और मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये दो लेखकों के नाम याद रखें। लेखक और भी हैं बहुत सारे, उत्बी है, वैहाकी है, कोई जरूरत नहीं है याद करने की। दो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक अलबरूनी और दूसरा फिरदौसी, ये आप याद रखिए। नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं भारत पर होने वाले दूसरे तुर्क आक्रमण के बारे में। दूसरा तुर्क आक्रमणकारी जो भारत में आया, हेडिंग डाल लीजिए, मोहम्मद गौरी। दूसरा तुर्क आक्रमणकारी हुआ मोहम्मद गौरी। लिख लीजिए 1175 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक। ये भी एक टर्किश था, ये भी एक तुर्क था, लेकिन ध्यान रखेंगे ये भी अफगानिस्तान के गजनी में ही शासन किया करता था। जिस समय महमूद गजनवी आया था उस समय वहां पर गजनी वंश या यामनी वंश चला करता था, और जिस समय मोहम्मद गौरी आया उस समय वहां चल रहा था गौर वंश। क्योंकि ये गौर वंश का शासक था, इसीलिए क्या कहलाता है, गौरी कहलाता है। हिंदुस्तान में आने का उद्देश्य थोड़ा सा अलग था। हिंदुस्तान में आने का उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। भाई महमूद गजनवी तो केवल लूटपाट करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान आया करता था, लेकिन ध्यान रखेंगे इसका उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। और सबसे बड़ी बात, इसी का एक भाई हुआ करता था जिससे इसका समझौता हुआ था कि ये केवल अपने साम्राज्य का विस्तार गजनी के पूर्व दिशा में करेगा, और यदि हम अफगानिस्तान से पूर्व दिशा की तरफ चलेंगे तो ही क्या आएगा, हिंदुस्तान। इस वजह से इसने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। और ध्यान रखेंगे मोहम्मद गौरी का हिंदुस्तान में सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। मोहम्मद गौरी ने अपना सबसे पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। आप जानते हैं मुल्तान भी वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में। उस समय मुल्तान में ही करमाथी
मुसलमानों पर या करमाथी जाति के मुसलमानों पर इसने आक्रमण किया था? ये इसका सबसे पहला आक्रमण माना जाता है। मुल्तान में करमाथी जाति के कुछ मुसलमान शासन कर रहे थे, उन्हीं पर आक्रमण करके लूटपाट की मोहम्मद गौरी ने। लेकिन मोहम्मद गौरी भी अच्छी तरीके से जानता था और मोहम्मद गौरी को भी पता था मोहम्मद गौरी का सबसे पहला आक्रमण मुल्तान पर हुआ, लेकिन इसके बाद इसने गुजरात की तरफ रुख किया। और ध्यान रखेंगे 1178 ईस्वी में, इन 1178 लिखेंगे ही अटैक्ड गुजरात। 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। ही अटैक्ड गुजरात, इसने गुजरात पर आक्रमण किया। और जब इसने गुजरात पर आक्रमण किया तो ध्यान रखेंगे उस समय गुजरात में शासन कर रहा था भीम द्वितीय, भीम सेकंड। ये भी चालुक्य वंश का ही राजा था, जिस वंश का भीम प्रथम हुआ करता था। 1178 में जब इसने गुजरात पर अटैक किया तो उस समय वहां पर भीम द्वितीय शासन कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसने गुजरात में अटैक किया, इस पर क्रॉस अटैक कर दिया गया भीम सेकंड के द्वारा, क्योंकि भीम सेकंड वॉज मोर पावरफुल देन हिम। भाई भीम द्वितीय इससे ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए मोहम्मद गौरी को अपनी सेना वहां से वापस लौटानी पड़ी। लेकिन लेकिन ध्यान रखेंगे भीम द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गौरी का पीछा किया गया और मोहम्मद गौरी, लिखेंगे भीम द्वितीय ने गौरी को राजस्थान के माउंट आबू में पराजित किया। ग्यारह सौ अठहत्तर में भीम द्वितीय के द्वारा ही मोहम्मद गौरी को राजस्थान के माउंट आबू में पराजित किया गया। आपसे सवाल पूछेंगे, बताइए मोहम्मद गौरी को हिंदुस्तान में सबसे पहले किसने पराजित किया था या किसने हराया था? तो ध्यान रखेंगे ही वॉज भीम सेकंड। भाई भीम सेकंड को ही मूलराज सेकंड, मूलराज द्वितीय भी कहते हैं। इसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया और बंदी बना लिया, कैद कर लिया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अपनी माता के कहने पर ही इसने मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया था। मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय के द्वारा रिहा कर दिया गया और गौरी चला गया किधर? उत्तर भारत। और उत्तर भारत जाकर इलेवन 1179 में ही सिंध कश्मीर पर अधिकार कर लिया। सिंध पंजाब कश्मीर पर अधिकार कर लिया किसने? मोहम्मद गौरी ने। जब 1179 ईस्वी में, जब 1179 में मोहम्मद गौरी ने सिंध और कश्मीर पर अधिकार किया, तो भाई आप जानते हैं उस समय उत्तर भारत में चौहान वंश चल रहा था, चौहान डायनेस्टी चल रही थी। और चौहान वंश में ही रूल कर रहा था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का ही दरबारी कवि हुआ करता था चंद्र बरदाई। और आप जानते हैं कि चंद्र बरदाई ने ही एक प्रसिद्ध एपिक, एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और ये पृथ्वीराज रासो ही वो महत्वपूर्ण स्रोत है
जो हमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई लड़ाइयों के बारे में, मुठभेड़ों के बारे में जानकारी देती है। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखा है कि बार बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया करता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसे आसानी से पराजित कर दिया करता था। लेकिन पराजित होते ही मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से माफी मांग लिया करता था और पृथ्वीराज चौहान उसे हर बार माफ कर दिया करता था। ऐसा 17 बार हुआ, सॉरी ऐसा 16 बार हुआ। 16 बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किए और हर बार उसने उसको माफ कर दिया। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार नहीं हराया था। इनके बीच में दो महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई थी, दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। सबसे पहला 1191 में लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन या तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हरियाणा के करनाल में ही एक जगह है तरावड़ी, शायद गांव है तरावड़ी, ये वहीं पर लड़ाई लड़ी गई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, इसको तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया गया। भाई मैं यहां पर ये राइट और रॉन्ग क्रॉस का निशान इसलिए लगा देता हूं ताकि हमें पता चल जाए कि जिसके आगे राइट लगा है वो जीता है, जिसके आगे क्रॉस वो हारा है। शॉर्टकट है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि एग्जाम तो आपको ऑब्जेक्टिव ही देना है, ये तो आपको भी पता ही है। इस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया, लेकिन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से माफी मांग ली और हम सब जानते हैं पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया। मोहम्मद गौरी वापस चला गया, लेकिन इसके बाद कहानी में नया मोड़ आया। पृथ्वीराज चौहान के ही समकालीन उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक वंश चल रहा था जो कहलाता था गढ़वाल वंश। उस गढ़वाल वंश में रूल किया करता था राजा जयचंद, और राजा जयचंद की ही पुत्री हुआ करती थी संयोगिता, जिससे प्रेम किया करता था पृथ्वीराज चौहान और उससे विवाह करना चाहता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था राजा जयचंद। एक बार राजा जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करवाया, जहां पर उसने सभी शासकों को आमंत्रित किया, लेकिन नहीं आमंत्रित किया पृथ्वीराज चौहान को। बस फिर क्या था, पृथ्वीराज चौहान कन्नौज गया और भरे स्वयंवर में संयोगिता को अगवा कर ले आया और उसे विवाह कर लिया, जिस बात से बेहद अपमानित और नाराज हुआ राजा जयचंद। और राजा जयचंद ने कसम खा ली इस अपमान का बदला लेने के लिए। उधर मोहम्मद गौरी एक बार फिर से योजना बना रहा था, वो कहा मानने वाला था। अगले ही साल 1192 में फिर आया और लड़ा गया सेकंड बैटल ऑफ तराइन। सेकंड बैटल ऑफ तराइन या तराइन का द्वितीय युद्ध एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1192 ईस्वी में लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध या सेकंड बैटल ऑफ तराइन,
जो बेसिकली 1192 में हुआ। और हम सब जानते हैं भारत के इतिहास का यही सबसे फेमस बैटल कहलाता है, क्योंकि इस युद्ध में इस बार पृथ्वीराज चौहान ने नहीं बल्कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और हिंदुस्तान में स्थापना कर दी मुस्लिम शासन की। लेकिन इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो सकता है? इतिहासकार कहते हैं इस युद्ध में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी की मदद कर रहा था। राजा जयचंद की मदद से ही मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा पाया था, क्योंकि राजा जयचंद तो केवल मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता था, प्रतिशोध लेना चाहता था। इसी वजह से उसने मदद की मोहम्मद गौरी की। 1192 में मोहम्मद गौरी के द्वारा फाइनली भारत में मुस्लिम रूल, मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी गई। और अगले ही साल 1193 में मोहम्मद गौरी मेड दिल्ली हिज कैपिटल। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। ग्यारह सौ तिरानवे में मोहम्मद गौरी के द्वारा दिल्ली राजधानी बना ली गई। लेकिन इसी के अगले साल 1194 में एक और युद्ध लड़ा गया जो कहलाता है बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का युद्ध जो लड़ा गया मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच। अब वो राजा जयचंद अब वो राजा जयचंद जो मोहम्मद गौरी की मदद कर रहा था तराइन के दूसरे युद्ध में, सोचिए उसे बदले में क्या मिला। उसे बदले में मिला मोहम्मद गौरी के हाथों मौत, क्योंकि मोहम्मद गौरी को राजा जयचंद से कोई सहानुभूति नहीं थी। वो तो केवल मुस्लिम साम्राज्य का यहां पर विस्तार कर रहा था। इसीलिए चंदावर के युद्ध में ही मोहम्मद गौरी के द्वारा राजा जयचंद को पराजित करके उसकी हत्या कर दी गई। चंदावर के युद्ध को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी अपने सबसे प्रिय गुलाम, जो कि उसका दामाद भी लगता था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने साम्राज्य का केयरटेकर बनाकर ये वापस गजनी लौट गया। और ध्यान रखेंगे, आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में जो मोहम्मद गौरी का साम्राज्य था, अब उसकी बागडोर किसके हाथों में आ गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ गई। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम हुआ करता था और उसका दामाद भी लगा करता था। मोहम्मद गौरी वापस लौटा और हिंदुस्तान में जो उसका साम्राज्य था उसकी बागडोर आई कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में। और हम सब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ही मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था और दामाद भी। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ध्यान रखेंगे, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद
इसी के द्वारा दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा निर्माण करवाया गया दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का और राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का। इसके अलावा आप जानते हैं इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 1199 ईस्वी में नींव रखी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची मीनार की, जो कहलाती है कुतुब मीनार। इसका निर्माण भी शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन ये इसे पूरा नहीं करवा पाया था। 1199 से 1229 ईस्वी तक कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, जो शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे 1229 ईस्वी में कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम और दामाद हुआ करता था। इल्तुतमिश। इसके बाद ध्यान रखेंगे 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान लौटा, लेकिन जब अगले ही साल 1206 ईस्वी में वो हिंदुस्तान से वापस जा रहा था तो रास्ते में ही कश्मीर के निकट उसकी भिड़ंत खोकरों से हो गई, जो जाटों की ही एक कम्युनिटी थी, खोकर जाट। और उन्हीं से मुठभेड़ में बुरी तरीके से घायल हुआ मोहम्मद गौरी और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई। मोहम्मद गौरी मारा गया और जैसे ही मोहम्मद गौरी मरा तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद गौरी के मरते ही उसका साम्राज्य उसके 3 गुलामों में विभाजित हुआ, 3 उसके स्लेव्स में विभाजित हुआ, जिसमें हिंदुस्तान का साम्राज्य किसको मिला? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और हम जानते हैं 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही हिंदुस्तान के सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं या मामलूक वंश के नाम से जानते हैं। और वहीं से शुरुआत हुई 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत की। 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो ये था भारत पर होने वाले 2 तुर्क आक्रमण, 2 टर्किश इन्वेजन्स। आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी कल, तो कल हम शुरू करेंगे पढ़ना दिल्ली सल्तनत। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।